नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलके समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं। ये वो दौर था जब एक महान शहरी सभ्यता का अंत हुआ और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। 60 लाख, जी हाँ, 60 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस विशाल सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित आबादी थी अपने चरम पर। मतलब आज के कई बड़े शहरों से भी ज्यादा लोग। और फिर जानते हैं क्या हुआ? ये पूरी की पूरी सभ्यता जैसे हवा में गायब हो गई। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सभ्यता आखिर थी कैसी। देखिए, अपने आखिरी दौर में सिंधु घाटी सिर्फ कुछ बस्तियों का झुंड नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही वाइब्रेंट, हलचल भरा इकोनॉमिक सेंटर था। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस सभ्यता की खेतीबाड़ी की ताकत। मतलब आप सोचिए, जौ, गेहूं से लेकर चावल और खरबूजे तक इतनी अलग अलग तरह की फसलें। ये ना सिर्फ इतनी बड़ी आबादी का पेट भर रही थीं, बल्कि यही उनके पूरे व्यापार, उनके ट्रेड की रीढ़ की हड्डी थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो लोग सिर्फ किसान नहीं थे। अरे जरा सोचिए, हड़प्पा में एक पूरा का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। चन्हुदड़ो में मनके बनाने की फैक्ट्रियां थीं और लोथल में तो जहाज बनाने का काम होता था। ये दिखाता है कि वो इंडस्ट्रियली कितने आगे थे। और तो और वो तांबे और लैपिस लजूली जैसे कीमती सामान बाहर से इंपोर्ट भी करते थे। तो एक तरफ इतनी एडवांस, इतनी अमीर सभ्यता, और फिर सब खत्म। आखिर ये अचानक गायब कैसे हो गई? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को दशकों से परेशान कर रखा है। आखिर हुआ क्या था उस महान सभ्यता का? क्या किसी ने हमला किया था या फिर कोई कुदरती आफत आई थी? देखिए, कई सालों तक एक कहानी बहुत मशहूर थी कि आर्यों ने बाहर से आकर हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे नए सबूत मिलते गए, कहानी पूरी तरह बदल गई। आज ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि असली विलन कोई और था। वो था क्लाइमेट चेंज। नदियां अपना रास्ता बदल रही थी, जिससे भयानक बाढ़ आ रही थी और आखिरकार लोगों के पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के खत्म होने और नए लोगों के आने के बीच एक, कह सकते हैं कि एक खालीपन का दौर था, एक बीच का समय। इसे हम ताम्रपाषाण संस्कृति या कैलकुलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। ये एक बिल्कुल अलग, एक सीधी साधी ग्रामीण जिंदगी थी। हाँ, तो ये कल्चर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसा शहरी या एडवांस्ड बिल्कुल नहीं था। यहाँ के लोग खेती करते थे, मछली पकड़ते थे और हाँ, तांबा गलाने का काम करते थे। और उनकी एक रस्म तो बड़ी ही अजीब थी। वो लोग दफनाने से पहले मुर्दों के पैर काट देते थे। शायद उनका ये मानना था कि ऐसा करने से आत्मा भटक कर वापस नहीं आती। और फिर इसी बदलते हुए माहौल में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मध्य एशिया से कुछ नई जनजातियां इस इलाके में आने लगीं और यहीं से वैदिक युग की कहानी शुरू होती है। ये थे आर्य। ये लोग कौन थे? ये खानाबदोश थे, चरवाहे थे, जिनकी पूरी जिंदगी, उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके मवेशी हुआ करते थे। वो हमेशा अच्छे चरागाहों की तलाश में घूमते रहते थे और यही तलाश उन्हें भारत की जमीन तक ले आई। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ अपने जानवर ही नहीं लाए थे। नहीं, उनके पास बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी थी। जैसा कि ये मेल कोट दिख रहा है, ये उनके एडवांस कांस्य के हथियारों का एक बढ़िया उदाहरण है। और इसी तकनीक ने उन्हें यहाँ के लोकल लोगों पर एक बड़ी बढ़त दी। पर जानते हैं, हथियारों से भी बढ़कर एक चीज थी जो उनके लिए असली गेम चेंजर साबित हुई, और वो थे घोड़े। घोड़े और उनसे चलने वाले तेज रफ्तार रथ। इस एक चीज ने जंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया और उन्हें इस इलाके में खुद को स्थापित करने में जबरदस्त मदद की। तो अब जब आर्य यहां बस गए तो उन्होंने एक नए समाज की नींव रखी, और इस समाज के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। उनकी राजनीति कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी और उनका सामाजिक ढांचा कैसा था। और इसी नए समाज से जुड़ी एक कहानी बड़ी ही नाटकीय है, जो असल में एक पर्सनल झगड़े से शुरू हुई थी। हुआ ये कि राजा सुदास ने अपने मुख्य पुजारी विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को रख लिया।
अब विश्वामित्र को ये बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और सुदास पर हमला बोल दिया। पर इस जंग में जीत सुदास की हुई और इस जीत के बाद उन्होंने अपने बड़े हुए साम्राज्य को अपने कबीले भरत के नाम पर नाम दिया भारतवर्ष। अगर हमें ये समझना है कि गाय उनके लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी थी, तो बस उनकी भाषा को देख लीजिए। लड़ाई के लिए उनका शब्द था गविष्ठी, जिसका मतलब होता है गायों की खोज। शाम के वक्त को वो कहते थे गोधूली, मतलब वो समय जब गाय घर लौटती हैं। आप देखिए, गाय उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू में शामिल थीं। उनका जो सामाजिक ढांचा था वो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। मतलब परिवार, जिसे वो कुल कहते थे, वही समाज की सबसे अहम इकाई थी, और इस कुल का मुखिया हमेशा घर का सबसे बड़ा पुरुष ही होता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस पितृसत्तात्मक सिस्टम के बावजूद उस समाज में महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। आप जरा सोचिए, वो राजनीतिक सभाओं में हिस्सा ले सकती थीं, उन्हें पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, और तो और गंधर्व विवाह के जरिए वो अपना जीवन साथी खुद चुन सकती थीं। विधवाओं को दोबारा शादी करने की भी इजाजत थी, और बाल विवाह का तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। हाँ, पर कुछ सीमाएं भी थीं। सब कुछ परफेक्ट नहीं था। जैसे अनुलोम विवाह जैसी प्रथाएं दिखाती हैं कि समाज में एक हिरार्की थी। इसके मुताबिक एक ऊंची जाति का पुरुष नीची जाति की महिला से शादी कर सकता था, पर इसका उल्टा मुमकिन नहीं था। एक ऊंची जाति की महिला ऐसा नहीं कर सकती थी। उस समाज में गुलामी भी थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था इस बात पर कि गुलाम कौन है। अगर युद्ध में हारे हुए लोग आर्य होते तो उन्हें दास कहा जाता था, और उनके साथ कभी-कभी ठीक-ठाक बर्ताव भी हो जाता था। लेकिन अगर हारे हुए लोग गैर आर्य होते तो उन्हें दस्यु कहते थे, और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। ऋग्वेद में तो दस्यु हत्या यानी दस्युओं को सामूहिक रूप से मार देने तक का जिक्र मिलता है। तो ये थी उस शुरुआती वैदिक समाज की एक झलक, जो सिंधु घाटी के खंडरों पर पनपा था। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह नहीं रुकता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगले 500 सालों में इस समाज में क्या-क्या बदलाव आए, ये कैसे बदला? और यही सवाल हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। आज हमने प्रारंभिक वैदिक काल को अच्छे से समझा। इसी के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।